अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नौशाद ख़ान और इस वीडियो में हम एनईडी के पास्ट पेपर को कंटिन्यू करेंगे। 2023 के पास्ट पेपर को कंटिन्यू करेंगे और फिर 100 तक हम एमसीक्यूज़ कर चुके थे, तो अब 101 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है वो है हार्मोनिक मीन से रिलेटेड। अगर आपके पास दो टर्म्स मौजूद हैं ए और बी और उसके बिटवीन एक हार्मोनिक मीन मौजूद है, तो हम ये किस तरह से फाइंड करते हैं? 2ab डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन कौन सी करेक्ट है? बी। और इसी तरीके से अगर अर्थमेटिक मीन की बात करता हूँ, दो टर्म्स मौजूद हैं ए और बी, उनके दरमियान में अर्थमेटिक मीन मौजूद है, तो वो होता है ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। और अगर मैं बात करता हूँ ज्योमेट्रिक मीन की, तो जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है प्लस माइनस रूट ए बी। ठीक है, और चलिए फिर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कॉस हाफ एंगल का फॉर्मूला पूछा है, बट मैं तीनों हाफ एंगल के फॉर्मूले डिस्कस कर लेता हूँ। साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू। देन कॉस एक्स बराबर होता है रूट 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, अच्छा ये दोनों फॉर्मूले अगर हम देखें तो बहुत सेम है, सिर्फ और सिर्फ फर्क इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का है। साइन में नेगेटिव है और कॉस में पॉजिटिव है। अब इसी तरीके से अगर आप टेंजेंट के फॉर्मूले की बात करते हैं, ये टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा? तो जस्ट आप साइन और कॉस के फॉर्मूले को डिवाइड कर दें, तो इसमें जो सेम वैल्यूज आ रही हैं आपको नज़र आ रहा है, टू जो डिनोमिनेटर में है साइन और कॉस दोनों में, वो कैंसिल हो जाएगा। साइन की सिर्फ न्यूमरेटर वाली वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स और कॉस की न्यूमरेटर की वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगी। अच्छा, अब अगर हम टेंजेंट के हाफ एंगल के फॉर्मूले की बात करते हैं, तो इसके तीन फॉर्मूले, एक तो मैं लिख दिया, एक और फॉर्मूला होता है जो कि बराबर, जिसमें रूट मौजूद नहीं होते हैं। बाकी जो दो फॉर्मूले हैं उसमें रूट नहीं है, रैशनलाइज किया हुआ होता है। तो अगर न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस एक्स पहले की तरह मौजूद है, तो डिनोमिनेटर में साइन एक्स आ जाएगा। और अगर आप ऊपर साइन एक्स लिख दें तो डिनोमिनेटर पुराने की तरह आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले tan x के भी आपको याद होने चाहिए। तो भाई यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला था? कॉस का था, तो कॉस का क्या है? ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 103, इसमें आपसे पूछ रहे हैं डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड। तो इधर दो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट गिवन है और आपको वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए आप डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v1 आपको क्या मिल जाएगा? 3t² माइनस 2, और v2 आपको क्या मिल जाएगा? 2t प्लस 5। सो v1 क्या मिल जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ 2² माइनस 2, क्या आ जाएगा भाई? 4 3 ज़ा 12 माइनस 2। v1 आपको मिल जाएगा 10 और ये मिल जाएगा आपको 9। ठीक है, फिर आपको दरअसल वेलोसिटी का डिफरेंस चाहिए, v2 माइनस v1, सो 9 माइनस 10 इज माइनस का 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो भाई नेक्स्ट एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं डेरिवेटिव से रिलेटेड है। डिफरेंशिएट कर देंगे हम बोथ साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ 2। रूट वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट वाई, और क्योंकि वाई है तो आगे आपने डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना होगा। जबकि एक्सपोनेंशियल एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। एक्सपोनेंशियल एक्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, डी वाई बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स। फिर ये जो 2 रूट वाई है इसको ले जाकर आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें। सो डी वाई बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स पहले से जो लिखा हुआ है और 2 रूट वाई आकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है, आप
रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करें। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 3x। सो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 2 और 2x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई। अब दूसरा क्या है भाई, दूसरी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास मौजूद है इमेजिनरी पार्ट 5y माइनस 8 और 2y माइनस 2। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 2y माइनस 2। 5y माइनस 2y इक्वल्स टू 8 माइनस 2। 3y इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 2। ठीक है, 1, 2 आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सी है, ये सी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 106, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन मौजूद है और इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना होगा कि आपका कैलकुलेटर रेडियन में मौजूद हो। ठीक है, अगर इसको हम मैनुअली कर रहे हैं तो हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है कि भाई साइन एक्स बाई टू किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो अगर आप इसको √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, जीरो लिख देते हैं। आप क्या करें भाई, इसको 1 माइनस कॉस एक्स, इसको अगर आप क्या करें √2 से डिवाइड कर दें, बल्कि इसको मैं पूरा एक ही रूट में लिख देता हूँ। अगर आप क्या कर रहे हैं 1 माइनस कॉस एक्स तो पहले से मौजूद था, अगर इसको √2 से डिवाइड कर दिया और बैलेंस करने के लिए आप √2 से मल्टीप्लाई भी कर दें। तो अब ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ पर, ये पूरा फॉर्मूला है हाफ एंगल का, साइन का। तो साइन एक्स बाय 2 लिखेंगे और dx लिख देंगे। अब खास बात क्या है भाई, खास बात ये है कि साइन एक्स बाई टू, जो एंगल लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स बाई टू का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए सामने, जो एक्स बाई टू का डेरिवेटिव हाफ होगा, dx के साथ लिखा हुआ होना चाहिए। तो अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बैलेंस करने के लिए, हाफ से डिवाइड भी कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, cos एक्स बाई टू। ठीक है, और लिमिट यहाँ पे गिवन है, लिमिट क्या है भाई, पाई 0। ठीक है, अब लिमिट लिख देते हैं इधर। लिमिट क्या है भाई इधर, सो 2√2, सबसे पहले हम लिख देते हैं इधर पाई, cos पाई बाई 2, फिर माइनस 2√2 माइनस कॉस 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, -2√2 और cos का cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√2 और cos 0 होता है 1। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, आपके पास बच क्या जाएगा 2√2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 107, ये एपी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आपसे आपको दो रैंडम टर्म्स देकर एक टर्म पूछी गई है। इधर कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं गिवन, तो हम कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट कंसेक्यूटिव टर्म का। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें लंबा काम करना होगा। तो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो एक तो यहाँ पर 22nd टर्म गिवन है और दूसरा T4 गिवन है। तो इन दोनों टर्म का डिफरेंस डी नहीं होगा, बल्कि 22nd और 4 में डिफरेंस है 18 का, तो ये 18 डी आ जाएगा। तो 22nd टर्म है 5 और 4th टर्म है 4, 18 डी, और कॉमन डिफरेंस यहाँ से मिल जाएगा 1/18। ठीक है भाई, अब आपको चाहिए क्या, T19 चाहिए। तो T19 बल्कि T22 माइनस T19, ये क्या आ जाएगा भाई, कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 3D का डिफरेंस है। तो 22nd टर्म पता है 5 है, T19 हमें निकालना है 3, और कॉमन डिफरेंस गिवन है 1/18।
5 माइनस T19 इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 1, 3 1 जार 3 6 जार 1/6। तो 1/6 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, T19। तो आपको T19 क्या मिल जाएगा, 30 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, 29 डिवाइडेड बाई 6, ऑप्शन ए। सेंटर ऑफ सर्किल निकालना है, तो सेंटर ऑफ सर्किल के लिए हम क्या करते हैं, जो भी x का कोफिशिएंट है उसके साइन को चेंज करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और हाफ कर देते हैं 2। इसके भी साइन को चेंज करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ करेंगे 3। सो सेंटर इज 2, 3। बस इस बात का ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स 1 होने चाहिए, तभी आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, बीच में ये वाला एक एमसीक्यू रह गया था, 108। अच्छा, सम के दो फॉर्मूले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। एक है ए Rn-1 डिवाइडेड बाय R-1। ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब आपको n पता हो, और Sn इक्वल्स टू RL माइनस ए डिवाइडेड बाय R-1। ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो। तो लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। Sn यहाँ पे गिवन है 889, और लास्ट टर्म यहाँ पे क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है 448, माइनस ए क्या गिवन है, ए है 7 डिवाइडेड बाय R-1। R-1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 889 R-889 इक्वल्स टू 448 R-7। 889 R-448 R 889 माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा, 441 R, और ये आ जाएगा 882। सो R इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ऑप्शन नन, R दरअसल 2 के बराबर है। अच्छा, ये रिक्रिएशंस होती हैं तो यकीनन यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा गलती के चांसेस होते हैं। ये ऑन द स्पॉट बन रहा होता है, पेपर्स आ रहे होते हैं, बच्चे बता रहे होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा गलती के चांसेस होते हैं। MCQ नंबर 110, इसमें 1 3 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपसे पूछा गया है। 5 को आप बाहर कर दें, कोफिशिएंट है 1 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर है, आपको यहाँ पे बताया हुआ 3 के बराबर है। तो 5 इंटू 3, 5 3 are 15, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, जब भी आपके पास इस तरह की रेसिप्रोकल इक्वेशंस या रेडिकल इक्वेशन या फिर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और उसको सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने वाले मेथड पे ना जाएं, रिवर्स मेथड अप्लाई करें। जो ऑप्शंस गिवन है वो पुट करें क्वेश्चन में और देखें वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो भाई पहला ऑप्शन क्या है, 8, तो इसको हम चेक करते हैं कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो अगर 8 पुट करते हैं तो 8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2, 8 माइनस 2, कितना आ जाएगा भाई, 6 डिवाइड बाई 10, 10 डिवाइड बाई 6, 3 डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइड बाई 3, 9 प्लस 25 डिवाइड बाई 15, और क्या आ गया ये भाई, 34 डिवाइडेड बाई 15। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, -8। तो -8 -2 -8 प्लस 2, -8 प्लस 2 -8 -2, -10 डिवाइड बाय -6, -6 डिवाइड बाय -10, 5 डिवाइड बाय 3, 3 डिवाइड बाय 5, सेम चीज़ आ चुकी है, तो ये भी वही 34 डिवाइड बाय 15। इसका मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या है भाई, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2, 4 डिवाइड बाय
8, 8 divided by 4, 1 divided by 2, 2 डिवाइड बाय 1, और ये कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा, सो हम क्या कह सकते हैं, ए और बी दोनों ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। अच्छा भाई, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। ये दो तरीके मौजूद हैं, और एक तरीका हो सकता है कि आप रिवर्स काम करें, आप डेरिवेटिव लें और चेक करें कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है बल्कि 1 लिखा हुआ है। सी भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं बल्कि 1 लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि भाई ऑप्शन कौन सी करेक्ट हो, बी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लेंगे, और डिफ्रेंशिएट करके देखने से पहले यहाँ पे मैं अगर सबसे पहले लॉज ऑफ लोगैरिथम को अप्लाई करूँ, तो ये हो जाएगा एल एन एक्स प्लस ए, एल एन एक्स प्लस ए माइनस एल एन एक्स माइनस ए। ठीक है, अब इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, एल एन बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/बॉक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/बॉक्स। अब क्या कर सकते हैं भाई, 1/2a। एलसीएम अगर मैं ले लूं, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, और इधर x माइनस ए आ जाएगा, इधर माइनस एक्स माइनस ए। तो अब क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर 1/2a, एक्स एक्स कैंसिल, -2a ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। -1 डिवाइडेड बाय, सॉरी, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर। अगर नेगेटिव साइन को मैं डिनोमिनेटर में लेकर आ जाऊँ, 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, अगेन जैसे मैंने कहा, रिक्रिएशन है, गलतियाँ इसमें होती हैं। तो इस सवाल में भी गलती है, और इस सवाल में क्या गलती है, एक्स लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है कॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, पहले फंक्शन लिख लें कॉट एक्स स्क्वायर, और इधर एक्स डी एक्स। अब बात यह है कि जो भी एंगल लिखा हुआ है इधर, एंगल क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का ही डेरिवेटिव लिखा हुआ होना चाहिए सामने, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर देंगे, और कॉट का इंटीग्रेशन होता है ln साइन। ठीक है भाई, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा भाई, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं, उससे कुछ प्रॉपर्टीज बन रही होती हैं, उसके लिहाज से टाइप ऑफ मैट्रिक्स दिख रहे होते हैं, तो वो सारे मैं बता देता हूँ। लाइक अगर आपने ए स्क्वायर निकाला और वो आपको एक नल मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है, नल मैट्रिक्स मतलब सारी एंट्री जीरो आ जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं निल पोटेंट मैट्रिक्स, निल पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स भी होता है इसका, और इंडेक्स होगा 2। अगर ए स्क्वायर जीरो मिल रहा है तो इंडेक्स 2 है, और ए क्यूब अगर जीरो मिल रहा है, नल मैट्रिक्स मिल रहा है, तो उसका इंडेक्स 3। दूसरा क्या हो सकता है भाई, ए स्क्वायर निकाला और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो इसको हम कहते हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। फिर अगर ए स्क्वायर निकाला और वापस ए मिल गया, इसको हम कहते हैं आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम पोटेंट। ठीक है, और अगर आपने निकाला ए के प्लस 1, मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए नहीं मिला, ए क्यूब इक्वल्स टू ए मिल रहा है, या ए के पावर 4 लेने से ए मिल रहा है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं पीरियोडिक,
और यहाँ पे k होता है इसका पीरियड। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से था, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, ये कौन सा मैट्रिक्स है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है। अच्छा, अब यहाँ पे और भी कुछ मैट्रिक्स होते हैं ट्रांसपोज के लिहाज से। अगर ए ट्रांसपोज लिया और ए मिला, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज लिया और माइनस ए मिल गया, इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए हम करते हैं जिसमें एंट्रीज कॉम्प्लेक्स होती है, तो अगर कॉन्जुगेट लें और ट्रांसपोज लें और वापस ये मिल जाए, तो इसको हम कहते हैं हार्मिशन। और अगर आपने कॉन्जुगेट लिया और ट्रांसपोज लिया और माइनस ए मिल गया, इसको हम कहते हैं स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 115, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड है। और इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसमें आप u सपोज करें tan इनवर्स को, और इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो आएगा 1/1 + x²। और v अगर कुछ भी नहीं है तो 1 सपोज करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा v का इंटीग्रेशन x। ठीक है, अब ये जो आपने दो वैल्यूज निकाली हैं, इसको हम बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है भाई, u डॉट वी dx किसके बराबर होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन देन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v देन dx। तो u क्या था भाई, u हमने सपोज किया था यहाँ पर tan इनवर्स x, तो क्या लिख देंगे u की जगह tan इनवर्स x। फिर इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है भाई, x है, तो आप क्या लिख दें x। फिर डेरिवेटिव ऑफ u क्या था भाई, डेरिवेटिव ऑफ u है 1/1 + x²। और इंटीग्रेशन ऑफ v क्या था भाई, x dx। ठीक है भाई, तो आप लिख दें x tan इनवर्स x इंटीग्रल 1/1 + x², और क्या लिखा हुआ है x dx। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, इसमें क्या लिखा हुआ है 1 + x², और इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 2x dx। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर देंगे। आप क्या लिख सकते हैं भाई, tan इनवर्स x माइनस हाफ 1/बॉक्स का इंटीग्रेशन होता है ln बॉक्स n + c। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 116, ये है रिलेटेड टू हाइपरबोला। इसमें आपने फोकस बताना है, इसका मतलब सी फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं, तो 2x डिवाइड बाई 16 माइनस y² डिवाइड बाई 16 इक्वल्स टू 1। सो x² डिवाइड बाई 8 इन y² डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू 1। a² है 8, b² है 16। तो c हमें फाइंड करना है, तो हाइपरबोला की आइडेंटिटी होती है c² इक्वल्स टू a² प्लस b²। c² इक्वल्स टू a² है 8 और b² है 16। सो c² इक्वल्स टू 24, और c की वैल्यू आ जाएगी जब आप रूट लेंगे 24 का, तो 24 का रूट क्या आ जाएगा, 2 12 आर 2 6 आर, तो इसका रूट आ जाएगा 2√6। अब ये केस कौन सा है, ये केस आपके पास है, फर्स्ट केस है ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग विथ एक्स एक्सिस, तो जिसमें फोकस क्या होता है, फोकस होता है +-c, 0। तो +-c क्या है भाई, 2√6, 0। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, और इसमें कह रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसमें डायगोनल जो मौजूद है उसमें आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स में ही एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये जो डायगोनल एंट्रीज मौजूद हैं ये आइडेंटिकल हों। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है और इसमें डायगोनल एंट्रीज आइडेंटिकल हैं, तो इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और फिर अगर यही एंट्री हो जाए 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, ये 3 पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स मौजूद हैं। ए है 0,1, बी है x,1 एंड सी है 2,3। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें अगर आप स्लोप निकालते हैं ए बी का, आप स्लोप ऑफ निकालें ए बी, या आप स्लोप निकालें बी सी का। ठीक है, ये दोनों स्लोप्स क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो चलें देखते हैं भाई, स्लोप दोनों बराबर आ रहे हैं तो क्या होगा। तो ए बी का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको मैं अगर इस तरह से लिख दूं, सॉरी कहाँ गए भाई, ये वाला एमसीक्यूज था। ठीक है भाई, आपके पास 3 पॉइंट्स मौजूद हैं, 0,1, फिर है x,1 और फिर है 2,3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करें स्लोप ऑफ ए बी की इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, ये दोनों बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, y2 माइनस y1 करेंगे तो 1 माइनस 1 और x माइनस 0। ए सी के लिए कर रहे हैं तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, तो 0 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा और इधर 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये 0 डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू 1, इस x को इधर लेकर आ जाएं तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आपके जहन में आ सकता है कि भाई 0 डिवाइड बाई एक्स सर 0 कर दें, 0 इक्वल्स टू 1, तो ये तो गलत हो जाता है ना बेटा, 0 इक्वल्स टू 1 तो नहीं होता। और बात ये कि 0 डिवाइड बाई एक्स लिखा हुआ है तो कभी भी आप इसको 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि x क्या होगा, और अगर x 0 होगा तो 0 डिवाइड बाई 0 इनडिटर्मिनेट होता है, तो कभी भी हम इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते हैं 0 को। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 119 देख लेते हैं। इसमें आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है 7 माइनस 4x6 और है x5 dx। अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है एक्सपोनेंशियल बॉक्स, और इस बॉक्स का डेरिवेटिव सामने लिखा हुआ होना चाहिए dx के साथ, तो इसका इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल बॉक्स ही आ जाता है। तो भाई आपके पास जो बॉक्स लिखा हुआ है 7 माइनस 4x6, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव होना चाहिए माइनस का 24x5। तो -24 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर देंगे। अब क्या लिखेंगे भाई, माइनस का 124, एक्सपोनेंशियल बॉक्स का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल बॉक्स ही होता है। ठीक है भाई, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, बी।
अच्छा, यहाँ पे भी हाफ एंगल का फॉर्मूला है, लेकिन ये लेंथ ऑफ साइड्स और सेमी पेरीमीटर से रिलेटेड है। तो इसमें भी मैं तीनों फॉर्मूले लिख लेता हूँ। दरअसल अगर हम बात करते हैं कॉस के फॉर्मूले की बात करते हैं, तो कॉस अल्फा डिवाइड बाई 2 बराबर होता है रूट एस एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक है। और फिर इसी तरीके से कॉस बीटा डिवाइड बाई 2 बराबर होता है एस एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी। और कॉस गैमा डिवाइड बाई 2 बराबर होता है एस एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है। तो इसमें आपने क्या याद रखना है कि जो आपका डेल का फॉर्मूला होता है, हीरोज फॉर्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो दो फैक्टर्स जो हैं, इनिशियल के दो फैक्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं, एस एस माइनस ए, और ए के अलावा यहाँ पे जो बी सी बचा वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। उसी तरीके से बीटा और गैमा का भी फॉर्मूला बना देते हैं। अब अगर मैं साइन के फॉर्मूले पर आता हूँ, तो साइन अल्फा बाई 2 क्या होगा? तो अगर आप देखें यहाँ पर, आपने जो कॉस अल्फा बाई 2 निकाला था उसमें एस एस माइनस ए मौजूद था। अब बाकी जो दो फैक्टर्स बचे हैं वो इसमें आ जाएंगे, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। अच्छा, डिनोमिनेटर आपको नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर दोनों में बी सी है, तो डिनोमिनेटर दरअसल साइन और कॉस का सेम होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। दोनों के ही डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आ रहे होते हैं, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। साइन बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा भाई? साइन बीटा बाई 2 हो जाएगा साइन एस माइनस ए और एस माइनस सी। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है बीटा, उसकी साइड को छोड़ के बाकी दो साइड, और फिर उसको ही डिनोमिनेटर में लिख देंगे ए सी। और साइन गैमा डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? तो गैमा को छोड़ दें, एस माइनस ए और एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है। अब टेंजेंट का फॉर्मूला निकालना है, तो भाई ये तो बहुत आसान सा काम है। आप साइन और कॉस को डिवाइड कर दें, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, न्यूमरेटर को जस्ट लिखेंगे, तो एस एस माइनस ए डिवाइडेड बाय एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है। इसी तरीके से टेन बीटा बाई 2 और टेन गैमा बाई 2 भी आप निकाल सकते हैं। तो भाई ये एस एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी किसका फॉर्मूला है? कॉस अल्फा बाई 2 का। अच्छा भाई, अगले एमसीक्यूज है हाइपरबोला और एसिम्टोट की इक्वेशन यहाँ पर आपने फाइंड करनी है। तो अगर मैं एसिम्टोट की इक्वेशन की बात करता हूँ, तो दो तरह के एसिम्टोट्स हमारे पास आते हैं। अगर आपका जो ट्रांसफर्स एक्सिस है, ट्रांसफर्स एक्सिस, अगर ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो उस केस में जो एसिम्टोट की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स। और यही अगर जो आपका ट्रांसफर्स एक्सिस है y एक्सिस होता है, इस केस में जो ट्रांस एसिम्टोट की इक्वेशन होती है वो होती है प्लस माइनस ए ओवर बी एक्स। ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है, बस छोटा सा फर्क है, बी ओवर ए और ए ओवर बी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर 144 को लाकर डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से नजर आएगी हमें। ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर? 16, और बी स्क्वायर क्या है यहाँ पर? 9। ए हम लिख सकते हैं 4 है, और बी क्या है? 3। जब ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, और इसका ट्रांसफर्स एक्सिस कौन सा होगा? ये फर्स्ट केस है, तो ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग विद एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट केस के लिए मैंने यहाँ पर बताया कि भाई कौन सी इक्वेशन होगी ट्रांसपोज की? ये वाली होगी, पहली वाली होगी एसिम्टोट की। तो एसिम्टोट होगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स। y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी क्या था? 3 डिवाइडेड बाय 4x। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा भाई, लिमिट के अगर सवाल आते हैं और आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि भाई हम उसको कैसे करें, तो एक तरीका तो कैलकुलेटर का है कि आप कैलकुलेटर में इन्फिनिटी का मतलब कोई बड़ी वैल्यू लिख दें, आप 10,000 लिख दें। ठीक है।
अब ये वैल्यूज है ना, बहुत छोटी वैल्यू मिल जाएगी आपको, 0.00 समथिंग मिल जाएगा, तो बहुत छोटी वैल्यू मिल रही है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि भाई आंसर क्या आ रहा है, बी। सही है। एक तरीका तो ये हो गया डायरेक्ट कैलकुलेटर से। दूसरा तरीका मैनुअली अगर हम कर रहे हैं, तो अगर आप इसमें लिमिट पुट करते हैं अभी, तो एल एन इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, और एल एन इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी आ रहा है विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसका मतलब एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना होगा। तो एल हॉपिटल रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव। तो अगर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव 1, तो इधर क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या बचा 1/x। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो 1/∞ 0 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं। अच्छा भाई, एमसीक्यू नंबर 123, इंटीग्रेशन करना है 2x + 5 और होल पावर 2 लिखा हुआ है, तो इस बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 2। सही है, डी एक्स के साथ 2 लिखा हुआ होना चाहिए, तो 2 आपने खुद से लिखा है, बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, और पावर रूल में हम क्या करते हैं, 2x + 5 n+1 डिवाइडेड बाय n+1 ठीक है। तो भाई ये क्या बन जाएगा, 2x + 5 के पावर क्यूब, और ये 2 3 6 प्लस सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक सौ चौबीस एमसीक्यूज नंबर, तो साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही लिख दिया, कॉट थीटा की जगह आप लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर, सॉरी कॉट थीटा है, कॉट थीटा की जगह आप लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ऊपर पूरा 1 बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा इज कॉसेक थीटा, ऑप्शन बी। इफ द लाइन पासिंग थ्रू origin and have gradient is infinity, origin से पास कर रहा है इसका मतलब 0,0, ग्रेडियंट इन्फिनिटी है इसका मतलब 1/0। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है, y-y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1, तो y-y1 0 है, स्लोप 1/0 है, x-x1 0 है, तो y इक्वल्स टू 1/0, x-0, 0 को लाकर इधर मल्टीप्लाई करवा दें और इधर बच जाएगा x, और x इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मम्मा को लेके आओ। अच्छा भाई, यहाँ पे डिवाइड करना है आपको, तो पॉलिनोमियल को आप लीनियर फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, इस लीनियर फैक्टर में x-2 मौजूद है, इसको 0 के इक्वल ले लें तो x इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। अच्छा 2 मिल गया भाई, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स लिखते हैं जो भी आपके पास पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में मौजूद है, x³ का कोफिशिएंट 1 है, x² का कोफिशिएंट -3, x का कोफिशिएंट 5, और फिर उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट वाले के लिए हम रिमाइंडर रखते हैं, फर्स्ट वाले को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। अब क्या होता है भाई, यहाँ पर आकर ये जो मल्टीप्लायर है ये आके मल्टीप्लाई होता है इससे, और जो भी मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आता है उसको हम आगे लिख लेते हैं, तो इधर क्या मिल जाएगा भाई, 2 1 जार 2। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो आ जाता है -1। अब क्या होगा भाई, अगेन ये जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई है ये, और आगे आके इसको लिख देंगे, तो भाई ये क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 2 -1 जार -2, इसको ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, फिर ये मल्टीप्लायर आके मल्टीप्लाई होगा 3 से, और इसको हम आगे लिख देंगे, तो भाई ये क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 3 जार 6 और 0, इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अच्छा, अब इधर जो क्वोशंट आपको मिलेगा, ये क्वोशंट
जो है वो क्या होगा, उसकी 1 डिग्री कम हो जाएगी। सही है, जो भी आपके पास पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, और आपने डिवाइड किया इसको लीनियर से, तो इसका मतलब 1 डिग्री इसकी कम हो जाएगी। मतलब आपके पास जो अब पॉलिनोमियल मिलना है, कोशेंट मिलना है, उसकी डिग्री 2 से स्टार्ट होगी। तो आपके पास जो पहला यहाँ पे कोफिशिएंट गिवन है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। फिर उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे गिवन है, ये एक्स का कोफिशिएंट गिवन है, तो x का कोफिशिएंट है -1, और फिर लास्ट में आपको जो ये गिवन है ये है कांस्टेंट। जाहिर सी बात है x के बाद कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट क्या है? 3। तो क्या है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 127 MCQ नंबर देख रहे हैं यहाँ पे। ये 1/, समझें कि ये बॉक्स लिखा हुआ है और सामने उसका डेरिवेटिव बॉक्स है यहाँ पर ax प्लस बी, जिसका डेरिवेटिव होना चाहिए a। तो ए से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बैलेंस करने के लिए डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/a। 1/ बॉक्स का डेरिवेटिव होता है ln बॉक्स। तो बॉक्स इज ax प्लस बी देन प्लस सी। सो भाई कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। भाई ये फॉर्मूला है tan इनवर्स का। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1/a² प्लस x² dx बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला दरअसल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सही है भाई। इधर सवाल क्या गिवन है? सवाल है इधर 9 को मैं लिख सकता हूँ 3² डिवाइडेड बाय 3² प्लस x² एंड dx। तो सबसे पहले क्या लिखना है? 1/a, तो 1/3। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? tan इनवर्स। फिर क्या लिखेंगे? x/a, इट मीन्स x/3 प्लस c। सो ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर आपको लिमिट है x अप्रोचेस टू π/2। तो cos π/2 डिवाइडेड बाय, नीचे x² है तो इसका मतलब π² डिवाइडेड बाय 4। cos 90 0 होता है और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। ठीक है, तो आंसर इज बी। यहाँ पर आपने एल हॉपिटल नहीं अप्लाई करना। अगर डायरेक्ट आंसर मिल रहा है तो एल हॉपिटल अप्लाई नहीं करेंगे, वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ पर आपके पास गिवन है cos 3x इक्वल्स टू हाफ। तो अगर आप 3x को इधर रहने दें और cos को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो वो cos इनवर्स बन जाएगा। और cos इनवर्स को दरअसल हम लिखते हैं आर्क। ठीक है, आर्क cos 1/, ठीक है। और फिर 3 को अगर आप जाके उधर डिवाइड कर दें, तो 1/3 आर्क cos 1/2। तो भाई कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। भाई फर्स्ट टर्म क्या है? a², फिर उसके बाद 2ab प्लस b² क्या होगा? इधर 16/25 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 लिख सकते हैं इसको। ठीक है भाई, तो a² x है, a x होगा और b क्या होगा? 4/5। आप a की जगह x लिख सकते हैं, b की जगह 4/5 लिख सकते हैं, और इधर प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। तो आप क्या कह सकते हैं भाई? प्लस माइनस 2 4 8 x डिवाइडेड बाय 5। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है मिडिल टर्म के लिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा भाई, इधर क्या लिखा हुआ है? 1/टेंजेंट थीटा, और कॉस ओवर साइन बच रहा है। कॉस ओवर साइन को आप क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा। ठीक है, फिर कॉट थीटा को हम क्या कर सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। तो 1/10 थीटा इंटू 1/10 थीटा, और ये बन जाएगा 1/10² थीटा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या होता है? तो सिंपली 4a का मॉडुलस होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, इसमें भी मसला है। ये जो ऑप्शन है, दरअसल इसको इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, ए कॉमा बी। वही बात की रिक्रिएशन है, तो इसमें गलतियां होंगी। सॉल्व करना है इस इक्वेशन, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपके पास ऐसे डिटर्मिनेंट हो जिसमें कोई भी एक रॉ मौजूद है, जिसमें 1 1 1 मौजूद है, तो उसमें हम सिंपली एक लॉजिक अप्लाई करते हैं कि भाई अगर आप R2 माइनस R1 कर दें तो इसका लीडिंग एंट्री ज़ीरो हो जाएगी, और इसी तरीके से अगर R3 माइनस R1 भी कर दें तो लीडिंग एंट्री ज़ीरो हो जाएगी, जिससे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना बहुत आसान हो जाएगा। 3 माइनर्स के बजाय एक ही माइनर से एक्सपेंड हो रहा होगा। तो पहला रो तो आप एज इट इज लिख दें, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। R2 माइनस R1 कर रहा हूँ तो ये 1 - 1 0, x माइनस ए हो जाएगा, b माइनस बी 0। फिर R3 माइनस R1 कर रहा हूँ तो ये 1 - 1 0, c माइनस ए और x माइनस बराबर है 0 के। अब क्या है भाई, अब इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। किससे कर रहे हैं भाई एक्सपेंड? एक्सपेंड में कर रहा हूँ इसको C1 से। ठीक है, C1 कौन सा है? ये वाला। इससे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब फायदा क्या होगा? 2 0 आने का फायदा हुआ, सिर्फ और सिर्फ 1 से एक्सपेंड होगा माइनस। तो क्या हो गया भाई, आपने 1 लिखा, सॉरी, आपने 1 लिखा, और 1 के बाद इसके कॉलम रो का स्किप करेंगे तो x माइनस ए, सी माइनस ए 0 और x माइनस बी। जबकि दूसरा माइनर 0, तीसरा माइनर भी 0 इक्वल्स टू 0। अब इससे फायदा क्या हुआ भाई? 1 को तो छोड़ दें आप, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। जबकि इधर 0 इंटू सी माइनस ए 0, बाकी सब भी 0 है तो उसको भी छोड़ ही दें। तो ये क्या आ गया भाई, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू ए एंड x इक्वल्स टू बी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, दरअसल इस फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 135। 135 में भाई क्या करना है, अगर आपने अभी इसमें लिमिट अप्लाई कर ली 0, तो साइन 0 0 होता है, 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 0, और ये 0 डिवाइड बाई 0 आ जाएगा, विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लिमिट इसका मतलब अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, हम अप्लाई करेंगे एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से। तो साइन 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 कॉस 5x, और 3 साइन 3x का डेरिवेटिव 3 कॉस 3x, और x का डेरिवेटिव 1। और लिमिट क्या है इधर, x अप्रोचेस टू 0। तो अब अगर आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 देखें तो आपने क्या करना है, 5 कॉस 5x बचा, 3 कॉस 3x बचा। अब अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो कॉस 0 होता है 1, तो क्या बचा, कॉस इंटू 5 इंटू माइनस 5 इंटू 1 एंड 3 इंटू 1, तो 5 माइनस 3, और अल्टीमेट आंसर आ गया 2। ठीक है, इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ। शॉर्टकट तरीका क्या है कि जब भी आपके पास लिमिट है, x अप्रोचेस टू 0 है, तो साइन ए एक्स डिवाइड बाय बी एक्स लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या आएगा, a डिवाइड बाई बी। या फिर लिखा हुआ है साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स, तो इसका आंसर भी a डिवाइड बाई बी। मतलब कोफिशिएंट के रेशो आ जाएंगे। ठीक है, और यही चीज़ 10 में भी वैलिड है कि अगर ये लिखा हुआ है 10 ए एक्स डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, a ओवर बी। ठीक है, तो साइन और 10 अगर मौजूद है तो जस्ट आपने कोफिशिएंट के रेशो को लिख देना है, एक्स अप्रोचेस टू 0 है, तो ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, कॉस के लिए ऐसा नहीं है, साइन और 10 के लिए ये। ठीक है, तो इधर आप क्या कर सकते थे, इधर आप लिख सकते थे साइन 5x डिवाइड बाई एक्स और साइन 3x डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसमें कोफिशिएंट का रेशो क्या आ रहा है, 5, इसमें कोफिशिएंट का रेशो क्या आ रहा है, 3। 5 माइनस 3 2, तो ये इसका शॉर्टकट हो सकता था।
अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं उसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट का मतलब इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं भाई, आप रूट लगा दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मगर बैलेंस करने के लिए स्क्वायर भी लगाना होगा। अब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप मॉडुलस के स्क्वायर कहते हैं, सॉरी मॉडुलस कहते हैं, उस पर स्क्वायर आ जाएगा, और कॉन्जुगेट का स्क्वायर भी सेम होता है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं ना जेड मॉडुलस, तो वो भी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जेड का कॉन्जुगेट भी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आंसर विल बी ए एंड बी बोथ। ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको रेडिकल साइन नजर आ रही है, इसको रेडिकल इक्वेशन या इर्रेशनल इक्वेशंस कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें बेस कांस्टेंट हो, ठीक है, और इसके ऊपर पावर वेरिएबल हो, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, लाइक टू के ऊपर पावर एक्स, थ्री के ऊपर पावर वाई, या सेवन के ऊपर पावर जेड, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। देखें बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लीनियर फैक्टर्स लिखते हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो सकती है, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, फर्दर फैक्टराइजेशन हो सकती है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तीन लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं, तो इसको तीन पार्शियल फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं, ए ओवर एक्स, बी ओवर एक्स प्लस वन एंड सी ओवर एक्स माइनस वन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सी भी आपको लग रहा होगा, बट सी में मसला है नेगेटिव का, सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। अच्छा भाई एमसीक्यू नंबर 140, इसमें भी लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। तो क्या है, तीन लीनियर फैक्टर्स हैं तो तीन पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे, ए ओवर एक्स प्लस वन, बी ओवर एक्स माइनस वन एंड सी ओवर एक्स माइनस थ्री। तो भाई कौन सा है, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रेड किंग्स, गलत लिखा हुआ है, आप एक कार्ड पिक कर रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट रेड किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। तो भाई किंग्स कितने होते हैं, टोटल किंग्स होते हैं कार्ड में चार, दो होते हैं रेड किंग्स और दो होते हैं ब्लैक किंग। तो भाई फेवरेबल आउटकम क्या है, रेड किंग्स कितने होते हैं, दो, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, तो आंसर क्या आएगा 1/26, सी इज करेक्ट। अब अगेन यहाँ पे भी मसला ये है कि भाई रिक्रिएशन है, क्वेश्चंस में गलती होती है, क्वेश्चन भी गलत है, सारे ऑप्शन भी गलत गिवन है, नन ऑफ दीज होगा दरअसल यहाँ पर आंसर। तो ये सवाल दरअसल कैसा था, यहाँ पे लिखा हुआ था लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, और ये था cot x डिवाइडेड बाय cot 2x था, cot स्क्वायर x का तो कोई तुक नहीं बनता ना, वरना तो 1/cot x बन जाएगा, सिंपल, ऐसे देने की जरूरत क्या। और अगर होगा भी तो आप कर सकते हैं कि भाई अगर ये लिखा हुआ है तो ये क्या बच जाएगा, 1/cot x बच जाएगा, 1/cot x इज 10x, और 10x में अगर लिमिट आप जीरो पुट करेंगे, 10 0 इज जीरो होता है, ठीक है, तो आंसर इसका जीरो आ जाएगा। बट ऐसा सवाल था नहीं, ये कॉट स्क्वायर नहीं था, ये cot 2x था। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको टेंजेंट में लिख दूंगा, तो टेंजेंट में आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर चले जाएगा, चला जाएगा 10 2x और नीचे आ जाएगा 10x। ठीक है, अब जो मैंने शॉर्टकट अभी बताया था उसके मुताबिक कोफिशिएंट के रेशियो 2/1, आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है,
लेकिन मैं इसको एल हॉपिटल से भी करवा देता हूँ कि अगर आपने अभी लिमिट इसमें पुट की तो भाई tan 0 0 आता है, नीचे भी 0 आ जाएगा, एल हॉपिटल लगाना हो जाएगा, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है। अब एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग अलग लेंगे, तो tan 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, और नीचे sec स्क्वायर x। ठीक है, वन का डेरिवेटिव वो x का डेरिवेटिव वन ही आ जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं। अब भाई यहाँ पे sec स्क्वायर मौजूद है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दें, कॉस में लिख दें, कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, जबकि इस 2 को तो आप चेंज नहीं करेंगे ना, कांस्टेंट थोड़ी रेसिप्रोकल होगा, 2 को आप एज इट इज रहने देंगे। अब अगर आप इसमें लिमिट पुट करते तो कॉस 0 होता है 1, तो ये भी 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 1 आ जाएगा, ये 2 बच जाएगा और आंसर 2 मिल जाएगा। सही है, तो आप किसी भी तरह से आना चाहें तो आंसर इज नन ऑफ दीज यहाँ पर, जो दरअसल 2 है। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहे हैं, ये बताने से पहले मैं एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि ए ट्रांसपोज और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है। ठीक है, आप ए का डिटर्मिनेंट निकालें या ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों सेम होता है। अब यहाँ पे इन्होंने ए डिटर्मिनेंट दिया है और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी यही होगा। ठीक है, ए ट्रांसपोज भी क्या आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा। अच्छा, अब इधर क्या कह रहे हैं कि जो मैट्रिक्स बी है इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, बी क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए, तो बी का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, 12 के बराबर है, तो 12 लिख दें, तो आंसर इज बी। ये बाइनोमियल का सवाल है, इसमें पूछ रहे हैं 6 टर्म का कोफिशिएंट। तो भाई यहाँ पर ए क्या है, 2 है, बी क्या है, x/2 है, और इंडेक्स यहाँ पे मौजूद है 9, और टर्म आपसे पूछ रहे हैं 6 टर्म का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब r उससे एक कम होता है 5। और इसका अगर आपको फॉर्मूला याद हो, जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, NCRA n-r(b⁻r)। तो n क्या गिवन है इधर, 9 गिवन है, सी r क्या होगा, 5 होगा 6 टर्म के लिए, a क्या है, 2 है, 9 - 5, और b क्या है, x/2, और इधर आ जाएगा r। 9C5 अगर हम निकालते हैं, 9C5 आ जाएगा 126। ठीक है भाई, 9C5 आ जाएगा 126, और इधर 2 के ऊपर पावर बचेगा 4, और इधर x5 और 2 के ऊपर पावर 5। ठीक है भाई, तो इधर एक डिनोमिनेटर में बच जाएगा 2, 126 डिवाइडेड बाय 2, और x के ऊपर पावर 5। ठीक है, तो 126 डिवाइडेड बाय 2 आपको मिल जाएगा 63। ठीक है, तो जो 6th टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, 63, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 145 स्लोप पूछ रहे हैं, स्लोप जस्ट डेरिवेटिव होता है, तो अगर आप डेरिवेटिव इसका ले लें, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, और इधर जो आप डेरिवेटिव लेंगे वो किसका लेंगे, x इनवर्स का। ठीक है, x इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है, ये स्लोप है 2 प्लस x इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 -1 -1, सो 2 माइनस डिवाइडेड बाय 1/x²। और आपने किस पॉइंट पे निकालना है, तो 1,3 पर निकालना है, तो x की जगह 1 लिख देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 - 1 इज 1। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
If circle passes through all vertices of triangle, then the circle is called circumcircle. ठीक है, थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि भाई अगर आपके पास एक सर्कल मौजूद है, वो सॉरी ट्राइंगल मौजूद है, और आप इस पे इस तरह से सर्कल बनाते हैं जो वर्टिक्स से पास कर रहा हो, तो उसको आप कहते हैं सर्कमसर्कल। ठीक है, और अगर आपने ट्राइंगल बनाया और इस ट्राइंगल में सर्किल क्या कर रहा है, टच कर रहा है तीनों साइड्स को इंटरनली, इसको हम कहते हैं इन सर्किल। और एक्स सर्किल नहीं होता, ई रेडियाई होता है। और ई रेडियस क्या होता है कि आपने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल को एक्सटेंड कर देंगे, तो उसमें एक्सटेंड जब करते हैं तो ये इसकी एक्सटर्नल साइड को और बाकी दो एक्सटेंडेड साइड को टच कर रहा होता है, तो इस सर्किल को हम कहते हैं ई सर्किल। और ये तीन बनते हैं, इस साइड पे भी बनेगा एक और एक इस साइड पे भी बनेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं ई सर्किल। एक्स सर्किल कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, वर्टिसेस की बात कर रहे थे, ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे आपसे कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज डायमीटर ऑफ द ज्वाइनिंग पॉइंट्स आर दीस। ठीक है, तो भाई एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इसका मिड पॉइंट निकाल लें, सेंटर निकाल लें, सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाल लें, रेडियस मिल जाएगा और आप इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल सकते हैं। ठीक है, जब रेडियस और सेंटर आपको पता होगा। दूसरे तरीका हो सकता है कि सेंटर निकाल लें और फिर आप ऑप्शन से भी गेस कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि भाई आपके पास एन पॉइंट ऑफ डायमीटर का एक फॉर्मूला मौजूद होता है कि अगर आपके पास सर्किल है और सर्किल में अगर आपको एन पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है x1 y1 और ये है x2 y2, एन पॉइंट्स ऑफ डायमीटर वाला फॉर्मूला, तो उसमें हम इस तरह से इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करते हैं। सॉरी, y माइनस y1 and y माइनस y इक्वल्स टू 0। x माइनस x1 क्या हो जाएगा 2, x माइनस x2 क्या हो जाएगा 6, y माइनस y1 क्या हो जाएगा 1 और y माइनस y2 क्या हो जाएगा 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y, 12 और 5 हो जाएगा 17। भाई कौन सी ऑप्शन है, -8 -6 और 17, -8 -6 और 17, ऑप्शन सी में। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, जो पॉइंट्स गिवन है इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट क्या होगा, 2 + 6 डिवाइड बाई 2, 1 + 5 डिवाइड बाई 2, और ये क्या आ जाता 4 कॉमा, तो इसको भी पूरे ही कर लेते हैं, ये आता 8 डिवाइड बाई 2 और ये आता 6 डिवाइड बाई 2, मतलब 4 कॉमा 3। जब आप इक्वेशन में जाते हैं, जैसे मैंने कहा था ये सेंटर जब निकालते हैं तो हाफ करते हैं और साइन चेंज करते हैं, उसी तरीके से जब आप इक्वेशन में जा रहे होंगे तो साइन चेंज करेंगे और डबल कर देंगे। तो 4 का डबल क्या हो जाएगा 8 और 3 का डबल हो जाएगा 6, साइन चेंज करके डबल कर देंगे और कांस्टेंट कुछ ना कुछ आ रहा होगा वो छोड़ दें। तो भाई -8 और -6 कौन सी ऑप्शन में नज़र आ रहा है आपको, सी में ही नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे। अच्छा भाई, MCQ नंबर 148, इसमें क्या है भाई, cos x आपके पास गिवन है 3 डिवाइडेड बाई 4, परपेंडिकुलर सॉरी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है, साइन सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो भाई थर्ड साइड आपने निकालना है, आपको को क्या निकालना है, साइन। साइन के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड साइड पहले निकाल लेता हूँ मैं। तो आपको पता है भाई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें चाहिए, बेस स्क्वायर मुझे पता है 9 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 16, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 और परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा √7।
तो भाई साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अभी निकाला हमने ये √7, और हाइपोटेन्यूज तो वही है भाई, क्या था 4 था तो 4 ही लगता है, √7/4। और क्योंकि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई है तो हम ऑप्शन में पॉजिटिव वाले को ही सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 149, इसमें आपने बताना है इनके दरमियान में कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो इसका एक शॉर्टकट ये हो सकता है कि भाई आप लास्ट 789 को फर्स्ट 256 से माइनस करें और फिर इसको 7 से डिवाइड कर दें। ठीक है, अब ये जो भी है डेसिमल में आ जाएगा, 789 माइनस 256 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 76.14 समथिंग आ रहा है। तो बस जो डेसिमल में आ रहा है उसको इग्नोर कर दें, और ये वैलिड है तकरीबन 13, 14, 15, 16 तक आपको सही ही आंसर दे रहा होगा। तो बस यही एक शॉर्टकट तरीका आप अपनाएं और इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 76। अच्छा भाई, आज की वीडियो का लास्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, और इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, जबकि ये जो वेक्टर्स गिवन हैं ये हैं कोप्लेनर। अच्छा, अब ये वेक्टर्स थोड़े से जो है ना, इसमें मुझे मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, चलो ठीक है। जो यहाँ पे वेक्टर ए है वो क्या है भाई, 2i-3j, और वेक्टर बी जो है वो है bj+i+k। चलें, bj+i+k, इसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं। और जो वेक्टर सी है उसमें क्या है, 3i-k। गलती ये है कि पहले तो आई लिखते हैं फिर जे लिखते हैं, बट इन्होंने bj+i+k लिखा हुआ है। खैर गलत ही है, मगर फिर भी हम इसको ट्राई करते हैं। कोप्लेनर है, कोप्लेनर है तो डिटर्मिनेंट इनका 0 होता है। तो भाई पहले वेक्टर का कोफिशिएंट क्या होगा, आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट 3, और के नहीं है तो 0। वेक्टर बी में आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट बी और के का कोफिशिएंट 1। सी में भाई आई का कोफिशिएंट 3 और जे का कोफिशिएंट 0 और के का कोफिशिएंट 1। डिटर्मिनेंट क्या है, 0 के बराबर है। तो अगर मैं इसको R1 से एक्सपेंड कर दूं, ठीक है, मैं कैसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड बाय R1। तो 2 करेंगे, फिर इसके कॉलम रो का स्किप करें तो ये -b -0 आ जाएगा, फिर ये माइनस माइनस +3 आ जाएगा, और -1 -0, फिर उसके बाद लास्ट में 0 है तो उससे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको 0 से इक्वेट करवा देंगे। सो 2 और -b देन प्लस -1 इक्वल्स टू 0, -2b -3 इक्वल्स टू 0। और जो मुझे लग रहा था कि भाई इस सवाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसला है, तो आंसर आ रहा है -3/2। तो हम क्या कह सकते हैं, नन ऑफ दीज। इसमें हो सकता है कि भाई आंसर इनमें से कोई एक हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी ना कुछ तब्दीली करना करना पड़ेगा इस सवाल में। ठीक है, तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट एमसीक्यूज की वीडियो हम इंशाल्लाह कुछ दिनों में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।